हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 51। 51 में देखेंगे आप लोग, कहता है कि भूकंप, अब शांति बनाइए, कहता है कि भूकंप क्षेत्र 5 की बात करेंगे, सबसे सेंसिटिव जोन होता है, ध्यान रखेंगे 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। कल भी मैंने बताया था कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं वो नेपाल से सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं या नेपाल के लोकेशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, अररिया, किशनगंज इत्यादि ध्यान रखेंगे बिहार के। ये जोन 5 भूकंप क्षेत्र में आता है, जो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि ये सारे जिले अगर बिहार की बात करेंगे तो ये हिमालय से मात्र 200 किलोमीटर के रेंज में है। और आपको मैंने कई बार बताया है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन अगर आप बात करेंगे भूकंप का तो वो हिमालय ही है। और बिहार के प्रमुख जिले में से जो सीमावर्ती जिले हैं, जो नेपाल से सीमा बनाता है, वो जोन 5 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो जोन 5 के अंतर्गत ये बिहार के सारे जिले, जो याद रखेंगे किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ। किसके साथ? क्योंकि नेपाल पूरा का पूरा, नेपाल याद रखिए सेंसिटिव जोन में है, क्योंकि नेपाल पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है, इसलिए हिमालय का पूरा क्षेत्र भूकंप के सबसे सेंसिटिव जोन 5 में आता है। अगर हम बात करेंगे भूकंप के, तो भूकंप में सबसे पहला सेंसिटिव जोन 5, 4, 3 और 2 आता है। दो जोन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, जोन 5 और जोन 4, जबकि 3 और 2 की अगर बात करेंगे तो वो कम सेंसिटिव होता है। वहां भूकंप के झटके तो महसूस होते हैं, लेकिन याद रखेंगे तीव्रता कम होने के कारण वहां पर ध्यान रखेंगे जान माल का नुकसान नहीं होता है। सदैव ध्यान रखिएगा कि भूकंप एक सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा में से एक है, जिसका ध्यान रखेंगे कि फिलहाल बचाव ध्यान रखेंगे है ही नहीं, क्योंकि जब भूकंप आता है तो ध्यान रखेंगे बड़े पैमाने पर जान माल का, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे के सारे तहस नहस हो जाते हैं। और यह गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। कौन सा? भूकंप। कौन सा? भूकंप। हमने कई बार कहा कि भूकंप आने के लिए, और भूकंप जो आता है वो प्लेट के टकराव से आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप ध्यान रखेंगे जापान में आता है। कहां आता है? जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस की अगर बात करेंगे तो ये तीनों देश ध्यान रखेंगे भूकंप के सबसे सेंसिटिव जोन में आता है, क्योंकि जहां पर ये लगभग देश हैं वहां पर ध्यान रखेंगे दो बड़े प्लेट का आपसी टकराव होता है, जिस कारण जापान में, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आते हैं। सुनामी भी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं में से एक कौन है? भूकंप। जबकि बिहार से पूछा जाएगा तो बिहार में उत्तरी बिहार के नेपाल से सटे जिले, जिसमें किशनगंज, अररिया, सुपौल के अलावे ध्यान रखेंगे मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये सारे के सारे क्षेत्र ध्यान रखेंगे जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंफर्म ना? ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। देखिए, सुनिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं सुनिएगा तो लिखते रह जाइएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? देखो भाई, यहां 4 प्रकार दिया है। सबसे पहला कौन? वलित। कौन पर्वत? वलित पर्वत। कौन पर्वत? तो वलित पर्वत की बात करेंगे हमने कई बार, चूंकि ध्यान रखेंगे कि सवाल कोई भी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई सब्जेक्ट एक लिमिट है, सिलेबस एक लिमिट है। बशर्ते होता क्या है कि आपको बार बार अभ्यास अगर आप सेल्फ और टीचर करवाएगा तब आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे कल विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया, अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ होगा, प्रैक्टिस वो कर रहा होगा।
ये नहीं छोड़ दिया होगा कि अब तो बहुत अच्छा ठीक ठाक फॉर्म में आ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ध्यान रखेंगे, वो प्रैक्टिस करेगा। तो वही बात है आप लोगों के साथ भी। आप 1 नंबर के चलते चूक रहे हैं, 5 नंबर के चलते चूक रहे, थोड़ा सा मेरिट में चूक रहे हैं, या फर्स्ट स्टेज में है, आपको मेहनत लगातार करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो यहां पर वलित पर्वत की बात करेंगे। तो हमने कहा था कि वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। कौन है कि नहीं है? तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय के अलावे है रॉकी पर्वत। कौन पर्वत? अब बताइए, रॉकी पर्वत कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका। कहां पड़ता है? कौन पर्वत? और एक है एंडीज। कौन सा? बताइए, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है कि नहीं? और एक है आल्पस। कौन सा? आल्पस है यूरोप में। कहां है? तो आल्पस कहां है? यूरोप में। आल्पस कहां है? और एंडीज कहां था? दक्षिण अमेरिका। कहां पे? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन? एंडीज कहां है? दक्षिण अमेरिका। कहां है? रॉकी पर्वत कहां है भाई? उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत और हिमालय तो एशिया में है। कहां है? ये सारे याद रखेंगे पर्वत प्लेट के दबाव से बना है। किससे बना है? किसके दबाव से? जबकि याद रखिएगा, वलित पर्वत के उदाहरण है 2 प्लेट के आपसी दबाव के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन या मोरदार पर्वत के नाम से जानते हैं। दुनिया की जितनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो प्लेट के आपसी दबाव के कारण बन रहा है, और वो अभी भी बन रहा है। इसे लेकर इसे नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में से हिमालय की अगर बात करेंगे, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो अभी भी बढ़ रहा है। इस लेकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पर्वत जहां निर्माण हो रहा है वहां नीचे 2 प्लेट के आपसी दबाव है। एक तरफ से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर दबाव बना रहा है, तो इस तरीके से ऐसे पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा, भ्रंतोष पर्वत की बात करेंगे या फिर संचयन पर्वत की बात करेंगे, अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे। भ्रंतोष पर्वत की अगर बात करेंगे तो इसका प्रमुख उदाहरण है सतपुड़ा। कौन है? कौन भाई? सतपुड़ा, या याद रखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट। कौन फॉरेस्ट? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है और सतपुड़ा याद रखेंगे भारत में है। अब ये इसलिए है क्योंकि ये 2 नदी के बीच लाखों साल तक नदियां ने प्रयास किया है, और इसी प्रयास के दौरान ध्यान रखेंगे इस पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे याद रखेंगे भ्रंतोष पर्वत के नाम से या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। जबकि ब्लॉक पर्वत का संबंध याद रखेंगे जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी। और सतपुड़ा कहां है? भारत। सतपुड़ा 2 नदियों के बीच है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और, तो बताओ भाई कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में एक पर्वत है। कौन? सतपुड़ा। कौन है? कौन है? जबकि याद रखिएगा संचयन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत एक ही को कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि संचयन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आरावली। कौन भाई? कौन? तो आरावली एक अवशिष्ट पर्वत जो अवशेष के रूप में बचा हुआ है, या इसे घर्षित पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत। जबकि ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत भी है। कौन भाई? आरावली। कौन? तो अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए ये किसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लिखना है? चलिए लिख लीजिए। तो यहां पर याद रखेंगे सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के मध्य है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। जबकि आरावली की अगर बात करेंगे तो आरावली याद रखेंगे अवशिष्ट पर्वत या संचयन पर्वत का उदाहरण है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत का भी उदाहरण है। 3 को है, गलत है, यहां 3 होगा। यहां 3, यहां कट कीजिए, 3 होगा। यहां 3 ही प्रकार का, भ्रंतोष पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और वलित पर्वत, 3 ये ऐड कर दिया है, यहां पर ऐड किया है। 3 ही ऐड कीजिएगा, 3 वहां काट के कीजिए।
अवशिष्ट पर्वत या संचयन, याद रखेंगे एक ही है। भ्रंतोष पर्वत की बात करेंगे, भ्रंतोष पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा और कौन, ब्लैक फॉरेस्ट। अरावली कैसे पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का। और वलित पर्वत का तो पूरा है लिखा दिए, हिमालय, रॉकी, एंडीज और आल्पस, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल 52 के बाद देखेंगे 53 क्या कह रहा है, ध्यान देना। देखो भाई, इतना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि बड़ा करें, हमको पता है कहेगा बड़ा कीजिए, है ना, तो एकदम पूरा बड़ा कर देते हैं। लीजिए, चलिए ध्यान देंगे। यहां पे कहेगा कि यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत कैसे पर्वत का उदाहरण, अभी बताए है ना, क्योंकि ये दो नदी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप के किस देश में, अभी मैंने बताया था जर्मनी। कहां पे भाई, चूंकि ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे जर्मनी में, इसी पर्वत से दो नदी निकलती है। एक तो जर्मनी में एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन नदी, नाम सुने होंगे, ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। और दूसरा यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो राइन नदी और डेन्यूब नदी। राइन नदी और कौन, दुनिया में सबसे अधिक देशों में बहने वाली नदी डेन्यूब ही है, जबकि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो दुनिया में सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन, डेन्यूब नदी की बात करेंगे तो डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नदी से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने के बाद डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया के रास्ते ये नदी गिरती है काला सागर में। कहां गिरती है, कौन नदी, तो दुनिया में सबसे अधिक देश में बहने वाली नदी कौन, डेन्यूब। कहां से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट। कहां से, जबकि यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन है, राइन। कौन, और यही दोनों नदी के बीच में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन है, तो ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये भ्रंतोष पर्वत या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक का मतलब होता है दोनों तरफ से नदी से घिरा हुआ। तो राइन नदी और डेन्यूब नदी के बीच में पर्वत का नाम क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है, जबकि सतपुड़ा का संबंध याद रखिएगा मध्य प्रदेश से है। कहां से है, और सतपुड़ा के उत्तर में बहती है नर्मदा। कौन, और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है कौन, ताप्ती। कौन, तो बताइए, नदियों ने इसके निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, काट काट के बनाया है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट के निर्माण में भी नदी का योगदान है। इस लेकर इसे भ्रंतोष पर्वत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दो, सतपुड़ा और ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पड़ता है, जर्मनी। कहां पड़ता है, और सतपुड़ा कहां है, भारत। किस राज्य में, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच, नर्मदा और, कंफर्म ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान देंगे, नेक्स्ट सवाल कहता है आपका 53 के बाद 54। चलो भाई ध्यान देना है 54 के बारे में। 54 में सवाल है, ध्यान देंगे यहां पे। 54 में कहता कि फ्यूजियामा कौन सा, और अफ्रीका और किलिमंजारो। कौन भाई, अफ्रीका के कैसे पर्वत हैं, अवशिष्ट। कैसे पर्वत, कैसे पर्वत, देखो भाई ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत के भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अवशेष के रूप में जो बचा है उसको हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे फ्यूजियामा कहां पड़ता है और किलिमंजारो कहां है, अफ्रीका। लेकिन किलिमंजारो अफ्रीका का एक देश है तंजानिया। कौन सा, कौन सा, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की क्या है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे किलिमंजारो है, जो अफ्रीकी देश तंजानिया में है। अफ्रीकी देश कहां है, अफ्रीकी देश कहां है, जबकि फ्यूजियामा का संबंध कहां से है, जापान। फ्यूजियामा का संबंध, फ्यूजियामा का संबंध, जबकि याद रखेंगे किलिमंजारो कहां है, तंजानिया। किलिमंजारो कहां है, किलिमंजारो, ध्यान से सुनेंगे तो महत्वपूर्ण जो भी पर्वत है तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा
कि कुछ महत्वपूर्ण पर्वत जो आपके एग्जाम में वर्ल्ड से रिलेटेड पूछ सकता है, जिसमें 4-5 तो आपको हम पूरे आपको बताए ही हैं कि जिसमें आपको एंडीज पूछेगा, रॉकी पर्वत, आल्प्स पूछेगा। ध्यान सदैव दीजिएगा कि रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के 2 देश में है और वो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर रॉकी पर्वत है। जबकि एंडीज पर्वत की बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत मास्टर लिखने वाला मिलेगा, लेकिन सुनने वाला इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। तो एंडीज पर्वत की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका के लगभग 4 से 5 देशों में फैला एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज का विस्तार कोलंबिया, वेनेजुएला, इसके अलावा इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद पेरू और पेरू के बाद याद रखेगा अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद चिली। इतने देशों में फैला है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन? एंडीज। कौन? तो पूछेगा कि एंडीज किस महादेश में? दक्षिण अमेरिका। कहां पे? कौन सा? एंडीज कौन सा? और लगभग याद रखेंगे दक्षिण अमेरिकी देश में इसका विस्तार है, तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। जबकि मुख्य रूप से याद रखेंगे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। कौन? जबकि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है आल्प्स। कौन? कौन? इसके अलावा याद रखेंगे, कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे, एक पर्वत है यूराल। कौन? यूराल की बात करेंगे, एशिया और याद रखेंगे यूरोप को याद रखेंगे अलग करता है। एशिया और यूरोप को क्या करता है? तो एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल। कौन करता है? तो यूराल किसको किसको अलग करता है? एशिया और, तो एशिया यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल। कौन करता है? जबकि एशिया महादेश में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हिमालय की बात है तो हिमालय है ही। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, उसके पड़ोसी देश याद रखेंगे अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। जबकि ध्यान रखिएगा कि ईरान में जागरोस और एल्ब्रुज पर्वत है, जबकि पड़ोसी देश म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है। तो अराकान योमा पर्वत म्यांमार में है, जबकि पाकिस्तान पड़ोसी देश में सुलेमान पर्वत है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। कौन है? तो हिंदू कुश कहां है? अफगानिस्तान। कहां है? कहां है? कौन? तो प्रश्न आएगा कि हिंदू कुश कहां है? सुलेमान कहां है? पाकिस्तान। कहां है? और अराकान योमा कहां है? म्यांमार। कहां है? कौन? अराकान योमा। कौन? आल्प्स कहां है? यूरोप। आल्प्स कहां है? यूरोप। आल्प्स कहां है? और एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल। कौन? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। कौन? और एंडीज है कहां? दक्षिण अमेरिका। कहां है? कहां है? कौन? कौन? और रॉकी कहां है? उत्तरी अमेरिका। रॉकी कहां है? जबकि आल्प्स कहां है? यूरोप। और किलिमंजारो अफ्रीका। किलिमंजारो कंफर्म ना? तो दिमाग में कुछ कुछ चला गया होगा, बात समझे? तो जो हिसाब से आप लोग पे किए उस हिसाब से ठीक है पढ़ा रहा मास्टर, है ना? तो मेरा देखिए, हमारा अलग फंडा है, बात समझे? हर एक टीम में हर एक प्लेयर का अपना अपना खेलने का तरीका है। तो हमको है कि पता है कि हम उतना पढ़ावेंगे जो पूछेगा, और यह पूछेगा काहे कर बात पर्वते नहीं है। पर्वत अगर है तो कर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का ही नाम बार बार क्यों आता है? क्योंकि देश लेवल पर काम किए थे। हमारे गांव में भी स्वतंत्रता लेवल पर काम हुआ था, लेकिन गांव के स्कूल जलाया था, बात समझे? तो कोई भी इंपॉर्टेंस याद रखेंगे उसका महत्व उसके कार्य पे होता है, बात समझ गए ना? गंगा नदी के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है। लड़का कहता है कि पूरा नदी पढ़ा दिया, हम बोले वही नदी पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछेगा। बाकी भारत में 4000 नदी है, नहीं पढ़ाएंगे। हमारे गांव में भी एक नदी है छुरछुरी, नहीं पढ़ाएंगे, उसका कोई महत्व ही नहीं है। हमारे गांव के बगल से निकलती है, हमारे गांव में खत्म हो जाती है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि भारत में 4000 नदियां हैं, भारत में बहुत पहाड़ी है, बगल में पटना में भिकना पहाड़ी है, जाके देख लो।
अगर तुमको लगता होगा कि पहाड़ी नहीं है तो ये गलत है, पहाड़ी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल प्यारे ध्यान दो, क्या कहता है, ध्यान देना है यहां पे। इसके बाद ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इतना क्राउड हुआ है ना कि ये भी गर्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल आपका है, ध्यान रखेंगे। कहता है कि आरावली पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी कैसे पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। कैसे पर्वत? कौन भाई? आरावली। आरावली की चोटी का नाम गुरु शिखर। क्या नाम है? और पारसनाथ कहां पड़ता है? झारखंड। पारसनाथ कैसे पर्वत के उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। कैसे पर्वत? कैसे पर्वत? जबकि कुछ महत्वपूर्ण पर्वत याद रखेंगे भारत में जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे याद रखेंगे पारसनाथ के अलावे, गुरु शिखर के अलावे धूपगढ़। कौन सा भाई? नाम सुने हो? धूपगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहां पड़ता है? धूपगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। जबकि याद रखेंगे महाबालेश्वर। कौन सा? महाबालेश्वर की बात करेंगे महाराष्ट्र। कहां पे भाई? कौन सा? तो महाबालेश्वर कहां है और धूपगढ़ कहां है? जबकि याद रखेंगे पूछ सकता है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड। कहां है? जबकि कामेट। कौन सा? कामेट भी कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? तो धूपगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। महाबालेश्वर महाराष्ट्र, नंदा देवी उत्तराखंड, कामेट। जबकि अनायमुडी, कौन सी? अनायमुडी कहां पड़ता है? केरल। कहां पड़ता है? कौन सा? जबकि डोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा नीलगिरी की चोटी है तमिलनाडु में। कहां है भाई? तमिलनाडु में। कौन सा? डोडा बेटा। कौन सा? तो डोडा बेटा कहां है? तमिलनाडु। डोडा बेटा कहां है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अनायमुडी कहां है? केरल। गुरु शिखर कहां है भाई? राजस्थान। कहां है? धूपगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहां है? चलिए महाबालेश्वर महाराष्ट्र। कहां पे? चलिए नंदा देवी और कामेट। कंफर्म ना? तो ये सारे याद रखेंगे भारत के प्रमुख पर्वत हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया था झारखंड का पारसनाथ और राजस्थान का आरावली कैसे पर्वत के उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई? ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल 56 का बात करेंगे। 56 में क्या है? ध्यान देंगे। कहता है भाई 56 में ध्यान देंगे। कहता है कि सांस लेने के लिए मुख्यतः, ये तो बिल्कुल एकदम आसान सवाल है, क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या? तो पृथ्वी के वायुमंडल में मैंने बताया था कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21। कितने प्रतिशत है कि नहीं है? और ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में 21 और 78% क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? तो नाइट्रोजन याद रखेंगे कितने प्रतिशत भाई? 78। और ऑक्सीजन कितना? और इसी लेकर पृथ्वी एक याद रखेंगे लिविंग प्लेनेट है, क्योंकि यहां पर जीवन है और जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जीवन के लिए क्या चाहिए? जीवन के लिए क्या चाहिए? तो जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और इस तरीके से याद रखेंगे कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन है, और बिना ऑक्सीजन के ध्यान रखेंगे कोई भी, ध्यान रखेंगे खास करके एनिमल की अगर बात करेंगे तो एनिमल, कोई भी एनिमल ध्यान रखेंगे बिना ऑक्सीजन के ध्यान रखेंगे नहीं रह सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 56 के बाद याद रखेंगे 57। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 57 देखेंगे यहां पर सवाल क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि वायुमंडल में परावर्तित किरणें किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है? किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। किसके द्वारा?
अब मेरे प्यारे ध्यान दो, वायुमंडल और किरण, सदा ध्यान रखेंगे कि सूर्य की किरणें या सूर्य की प्रकाश अगर बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए यह प्रकाश अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अगर बात करेंगे पृथ्वी पर ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो सारे स्रोत के लिए सूर्य जिम्मेदार है। आज अगर हम बोल रहे हैं और अगर आप सुन रहे हैं तो इसके लिए भी सूर्य है। इसलिए कर सूर्य से याद रखेंगे हमारा नाता है, क्योंकि आज सूर्य समाप्त होगा, कल सृष्टि समाप्त होगा। कारण यह होगा कि सूर्य अगर नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई भी प्लांट नहीं होंगे, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी पौधे के लिए विकास के लिए सूर्य का प्रकाश ही जिम्मेदार है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वनस्पति के विकास के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसी प्रकाश संश्लेषण में कोई भी पौधे, छोटे से छोटे पौधे, थेलोफाइटा हो या फिर ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो या पीपल और बरगद जैसे बड़े प्लांट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हो, या कोई भी पौधा हो जिसमें अनाज उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, ये सारे पौधे के विकास के लिए सूर्य का प्रकाश जिम्मेदार है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से याद रखेंगे पौधे CO2 प्लस याद रखेंगे H2O पौधे ध्यान रखेंगे कहां से लेता है, तो वो लेता है जड़ से, एब्जॉर्ब करता है जाइलम के माध्यम से, जबकि CO2 पत्ती के द्वारा, अस्टेमोटा के द्वारा लेता है। और ये दोनों जैसे ही पहुंचता है पत्ती में तो पत्ती में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फिर होता है रासायनिक प्रोसेस, और यहां पर याद रखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज बनता है, और इसी ग्लूकोज को ये सारे प्लांट स्टार्च, सेलुलोज या फिर याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। और यही स्टार्च, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को एनिमल खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। हम रोटी खाएं या चावल खाएं या भात खाएं या कुछ भी खाएं, ये सारे के सारे रोटी, चावल, आटा, दही, दूध जो भी खाते हैं ये सारे हमारे पेट में जाएगा, पेट में उसका पाचन होगा और लास्ट उत्पाद बनेगा, याद रखेंगे ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा जहां पर उसका पूर्ण दहन होगा और बनेगा ऊर्जा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि मुख्य रूप से याद रखेंगे कि अगर सूर्य नहीं होगा तो ध्यान रखेंगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कर सनातन धर्म में ध्यान रखेंगे सूर्य को हम जल अर्पण करते हैं, क्योंकि सूर्य से हमारा नाता है। क्योंकि सूर्य अगर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगा। और ये याद रखेंगे धर्म के आधारित हम बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से ये सत्यापित कर दिए कि अगर सूर्य नहीं है तो सृष्टि, इस लेकर हमें श्रद्धा होती है अपने सूर्य पर, तब हम जाकर उसको एक जल देते हैं। जिस प्रकार से दादा का फोटो लगा हुआ है, बाप कहता है कि मेरा बाप है, यहीं से तुम्हारा सृष्टि है, तू अगरबत्ती दिखा दो। बात समझ गए? इसी लेकर सूर्य से हमारा डायरेक्ट रिश्ता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सूर्य के बारे में हम पूरा आपको पढ़ा दिए है ना, तो ये ध्यान रखिएगा वायुमंडल को लेकर। तो वायुमंडल में याद रखेंगे किरणों के द्वारा उत्सर्जित की जाती है, याद रखेंगे सूर्य। और सदैव ध्यान रखिएगा कि सूर्य में सबसे ज्यादा अगर याद रखेंगे परावैंगनिक किरणों को ऑब्जर्व करता है, तो ध्यान रखेंगे एक विशेष लेयर है ओजोन। कौन? ओजोन। तो हमारे वायुमंडल में एक विशेष लेयर है जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल में प्यारे याद रखेंगे एक परत होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन। ये सूर्य की परावैंगनिक किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जिस कारण ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर उतने ही ध्यान रखेंगे उतने ही प्रकाश पहुंचता है जितना की जरूरत है। ध्यान ये भी रखिएगा कि अगर ओजोन के लेयर समाप्त होते हैं तो ध्यान रखेंगे विश्व का तापमान बढ़ जाएगा जिस तरीके से, और फिर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या आएगी और वैश्विक तापमान बढ़ जाने के कारण जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे। इस लेकर ओजोन अवक्षय या ओजोन परत के डैमेज को लेकर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है। इसलिए क्योंकि ओजोन सीएफसी के द्वारा ये क्या होता है, डैमेज होता है, इसलिए कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखेंगे ओजोन बचाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कितना प्रतिशत भाई, 78। कितना प्रतिशत, तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है 58 के बाद प्यारे 59 में ध्यान रखिएगा। कहता कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, लगभग याद रखेंगे 21%। कितना प्रतिशत, 21। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, 21%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%। ये तो नॉर्मल सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे ध्यान देना। नेक्स्ट में कहता है यहां पर कि वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया, कितने, तो वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया, 5। कितने परतों में, कंफर्म ना। तो सबसे पहले याद रखेंगे पृथ्वी के, याद रखेंगे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया। ये लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी में याद रखिए 5 लेयर हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सबसे पहला मैंने कई बार आपको बताया है, पहला याद रखेंगे आपका है प्यारे क्षोभ मंडल। कौन, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ के बाद है समताप, कौन सा, समताप मंडल। कौन मंडल, समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल। कौन मंडल, मध्य मंडल, मेसोफेयर, मध्य मंडल। फिर है आयन मंडल। कौन, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, आयन मंडल। फिर है वायुमंडल। कौन, वायुमंडल मतलब एक्सोफेयर, वायुमंडल मतलब। तो बताइए पृथ्वी के वायुमंडल को हमने कितने भागों में बांटा है, 5। कितने, तो ये पृथ्वी के याद रखेंगे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा। क्षोभ मंडल की अगर बात करेंगे तो सदैव ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधित घटना जो होती है किस मंडल में, यही मंडल ऐसा है जो याद रखेंगे यहां तापमान में बदलाव होता है। क्योंकि ध्यान रखेंगे अभी का तापमान यहां ऐसा है, तो साइबेरिया का तापमान माइनस है। कश्मीर का तापमान ध्यान रखेंगे, कश्मीर के ध्यान रखेंगे, खास करके लद्दाख का तापमान अभी भी सियाचिन में जाएंगे तो माइनस में है। तो इसके लिए याद रखेंगे क्षोभ मंडल का उच्चावच जिम्मेदार है, क्योंकि क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर की दूरी पर मौसम में तापमान में बदलाव होते रहता है। इस लेकर याद रखेंगे मौसम संबंधित सारे घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। यहां तक कि बिजली का चमकना, बादल का बनना, यहां तक कि वर्षा का होना, ये सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कहां होती है, कहां होती है, कहां होती है, तो पृथ्वी के सबसे निचला लेयर को क्या कहते हैं, हल्को बोलिए, इन्हीं को बोल रहे हैं। इंटर पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, तो मास्टर नहीं बनेगी तो पता चलेगा कि बच्चा आया कि मास्टर आया। थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, है ना, बोलिए, बात समझे। हाँ, ये बात है कि आइएगा तो हम सिखा देंगे, खाली कान बढ़िया से रखिएगा। बात समझ गए ना, कान साफ रहेगा ना, दिमाग बढ़िया रहेगा ना, तो हम अपना एकदम पूरा का पूरा माइंड में देंगे। हल्का पागलो है तो चलेगा, बात समझ गए ना। लेकिन आप बैठाइए, आप लाके थोड़ा सा सुस्त बुद्धि वाले को भी उसको हम सिखाएंगे, है ना। तो इस लेकर कोशिश कीजिए, है ना। हाँ बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में तापमान समान रहेगा। कैसा रहेगा, मतलब एक जैसा तापमान है, न बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए कर हवाई जहाज कहां चलेगा, कहां चलेगा। जबकि याद रखेंगे समताप मंडल के बाद याद रखेंगे आपका मध्य मंडल। कौन, मध्य मंडल में रहता है उल्का पिंड। कौन पिंड, तो प्रश्न आएगा कि उल्का पिंड पृथ्वी के किस वायुमंडल में, मध्य मंडल में। कहां पे, जबकि आयन मंडल में रॉकेट, क्या भाई, उपग्रह, क्या
संचार उपग्रह, संचार संबंधित सारी याद रखेंगे चीजें, उपग्रह, और याद रखेंगे रॉकेट कहां पे, जबकि सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, और यहां हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल, एक्सोफेयर, वायुमंडल। सबसे निचली लेयर को क्षोभ मंडल, सबसे निचली लेयर को। प्रश्न आया कि ओजोन परत किस लेयर में है, ओजोन परत किस लेयर में, समताप मंडल में। किसमें, उल्का पिंड किसमें, मध्य मंडल। उल्का पिंड, रॉकेट, उपग्रह, संचार, आयन मंडल। कहां, सारे मौसम कहां बदलेगा, कहां, तो पृथ्वी का सबसे निचला लेयर को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं। अब पृथ्वी के टोटल वायुमंडल कितने भाग, कितने, 5। कितने, पहला कौन, क्षोभ के बाद, समताप के बाद, मध्य के बाद, आयन के बाद। क्लियर। इसी को बीपीएससी पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडल को नीचे से ऊपर के क्रम में सजाइए, ऊपर से नीचे के क्रम में सजाइए। 4 ऑप्शन दे देगा अरेंज करने के लिए, और यहीं से सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूध वही है, खीर बनाना आसान है, पनीर बनाने के लिए गृहिणी को सोचना पड़ता है कि नहीं है। खीर बनाने के लिए भी बहुत बकलोल ऐसा है, नहीं बना पाएगी, दीजिएगा खीर बनाने के लिए, रसिया बना देगा। तो सब कला है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि वायुमंडल के किन परतों में सबसे अधिक मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। कन्फर्म है। तो मौसम संबंधित सारी घटनाएं किसमें, क्षोभ मंडल। किसमें प्यारे, क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। 61 के बाद याद रखेंगे आपका 62। कितना, 62। चलिए, कहता कि आयन मंडल में ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, तापमान। क्या बढ़ेगा, तो आयन मंडल में देखो, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद कौन है, समताप। कौन है, और समताप के बाद मध्य मंडल, और मध्य के बाद आयन। तो कहता कि आयन मंडल जिसमें आपका रॉकेट, उपग्रह, संचार, ये सारी संबंधित घटनाएं हैं, तो ये आयन मंडल में ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, तापमान। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तापमान क्या होगा। लेकिन क्षोभ मंडल में तापमान में बदलाव होता है। तापमान में क्या होता है, तापमान में बदलाव यही होता है कि क्षोभ मंडल के पृथ्वी के सतह की अगर बात करेंगे तो सबसे याद रखेंगे कम टेम्परेचर महसूस किया गया रूस का बारखोयांक्स, जबकि याद रखेंगे दुनिया का सबसे अधिक टेम्परेचर अल अजीजिया। कौन सा, तो इस तरीके से याद रखेंगे तापमान में कमी और ज्यादा ये क्षोभ मंडल में। कहां पर, और बराबर रहेगा समताप में। कहां पे, लेकिन आयन मंडल जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर वो बढ़ते ही चल जाएगा। क्या होते चला जाएगा ना। जबकि क्षोभ मंडल में बहुत ज्यादा बढ़ के गया है तो 58। कितना डिग्री 100 डिग्री जिस दिन पृथ्वी पर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, उस दिन तो खिलने समाप्त हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर पूछेगा कि आयन मंडल में ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, तापमान। क्या बढ़ता है, तापमान। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 62 के बाद आपका क्या कहता है, 63। ध्यान रखिएगा, सवाल ये भी बढ़िया है, ध्यान देंगे क्या कहता है। कहता है वायुमंडल के किस परत में हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद है। वायुमंडल, कौन मंडल, अभी बताए थे कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल मतलब एक्सोफेयर। वायुमंडल मतलब, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, मतलब बाहरी लेयर। और वहां सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और, तो पृथ्वी, याद रखेंगे पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन और जबकि प्यारे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। कौन, और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या, नाइट्रोजन और
नाइट्रोजन और, जबकि ब्रह्मांड कहां पे, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। कन्फर्म ना, ए लड़की तुरंत इनकाउंटर की कर रही है, पता है हम हाइड्रोजन हीलियम बोल रहे हैं, ई लड़कियां की कर रही है, दूगो गोला बना ली है और गोलवा के रंग रही है पागल की ने है। अब बोलेगा हम तो गए थे लेकिन जो है ना पढ़ाता ठीक है, लेकिन हमको नहीं उतना ठीक नहीं लगा, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत संतोषी पागल है। आगे चल कमांडो, देखो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए नहीं तो भाई गड़बड़ होगा। आगे देखेंगे यहां पे कहता है भाई, कहता रेडियो तरंगे किस परत में परावर्तित होकर पृथ्वी के वापस लौटती है, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल या, तो याद रखेंगे रेडियो तरंगे, कौन तरंगे भाई, रॉकेट, कौन प्यारे, उपग्रह, कौन सा, ये सारे किस मंडल में। और इसमें एक और शब्द कहा गया था कि आयन मंडल में ऊपर जाने के बाद तापमान में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होते जाता है, तापमान में क्या होते जाता है, वृद्धि होते जाता है। किस मंडल में, किस मंडल में, कन्फर्म ना। जबकि याद रखेंगे रॉकेट उपग्रह कहां पे, रॉकेट उपग्रह, रॉकेट उपग्रह, रॉकेट उपग्रह आयन मंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी से कैसे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पृथ्वी के कौन शक्ति कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। कौन भाई, वायुमंडल, कौन, तो वायुमंडल याद रखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या है, जुड़ा हुआ है। कौन, वायुमंडल। और वायुमंडल को, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में मैंने बांटा था, 5। कितने भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में। कितने भागों में, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण याद रखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है 65 के बाद, ध्यान रखिएगा आपका है 66, है ना। 66 में कहता है भाई कि धरातल से ऊपर जाने पर क्या कम हो जाता है, किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा। किसकी मात्रा, अब देखो भाई ध्यान रखना, ऑक्सीजन की मात्रा। सदैव ध्यान रखिएगा कि हमने पृथ्वी के वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा था, जिसमें सबसे निचला लेयर को मैंने कहा था क्षोभ मंडल। क्या कहा था, क्षोभ मंडल। क्या कहा था, क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा यहां पर आपको मिल जाएगा 78% याद रखेंगे नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। जैसे समताप मंडल में जाएंगे तो यहां पर भी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, घट जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, और सबसे ऊपरी वायुमंडल के लेयर में जब आप पहुंचेंगे वायुमंडल में, एक्सोस्फीयर में, तो वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और, हाइड्रोजन और, जबकि सदैव ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल में जहां पर जीवन की अगर बात करेंगे तो उसका मुख्य लेयर क्षोभ मंडल ही है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। कौन घटनाएं, कौन सी घटनाएं, तो मौसम संबंधित सारी घटनाएं किस मंडल में, क्षोभ मंडल। कहां पे, तो इस लेकर याद रखेंगे कि जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में ये खास लेयर क्षोभ मंडल और समताप में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन एक शीतलन गैस है। ये गैस ध्यान रखेंगे इतना ठंडा है कि अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आए तो समूचे पृथ्वी याद रखेंगे
बर्फ से ढक जाएगा। और इसका यही उदाहरण है कि सूर्य, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, आर्कटिक और अंटार्कटिका में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। और इस लेकर ध्यान रखेंगे, पहुंचता है लेकिन कम पहुंचता है, इस लेकर ध्यान रखेंगे दोनों पोल पर बर्फ ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? क्या ढका हुआ है? क्या ढका हुआ है? तो ये सदैव ध्यान रखिएगा। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा कहता है धरातल से ऊपर जाने के बाद कम हो जाता है। किसकी मात्रा भाई? ऑक्सीजन। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और ये आपका है 67। 67 के बाद क्या कहता है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले कहां पहुंचती है? कहां पहुंचेगी? क्यों पहुंचेगी पर्वत पे? क्योंकि याद रखेंगे सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत। सबसे ऊंचा क्या है? तो याद रखेंगे पृथ्वी के स्थल कृति की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो स्थल कृति है वो है पर्वत। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट 8848। तो जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई होगी वहां पर सूर्य के प्रकाश, ये तो नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट है, इसका तो कोई याद रखेंगे है नहीं। 67 के बाद याद रखेंगे 68 में क्या कह रहा ये ध्यान देंगे। कहता है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। क्या? और ये ग्रीन हाउस गैस किसको प्रभावित करते हैं? ओजोन को। किसको? तो ओजोन को प्यारे, ओजोन परत को डैमेज करता है ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी याद रखेंगे कार्बनिक पदार्थ जलेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जबकि याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी से निकलेगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा डैमेज करेगा किसको? ओजोन को। ध्यान रखेंगे सदैव एक शब्द आता होगा कि दुनिया भर में ग्रीन हाउस कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठक चल रहा है और ये ग्रीन हाउस गैस कम नहीं होगा तो दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या आएगी जलवायु परिवर्तन का। किसका? विश्व के तापमान इतने बढ़ जाएंगे कि विश्व में जलवायु परिवर्तन होगा, विश्व में जलवायु परिवर्तन होगा, विश्व में कृषि प्रभावित होगा और दुनिया के सामने आएगा खाद्यान्न संकट। कौन संकट? इस लेकर ध्यान रखेंगे ये ग्रीन हाउस कम करने के लिए दुनिया भर के देश याद रखेंगे वैश्विक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है। और इस लेकर ध्यान रखेंगे कि भारत में याद रखेंगे भारत भी पूरे दुनिया के सौर ऊर्जा उत्पादन देशों की सूची में है। और ध्यान यह भी रखिएगा कि इसके लेकर इस ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार काम चल रहे हैं। और 2040 आते आते ध्यान रखेंगे कि दुनिया के देशों ने एक लक्ष्य रखा है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन कटौती तभी होगा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जैविक ऊर्जा संसाधन में कमी करेंगे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम दो प्रमुख हैं, क्योंकि ये दोनों जैविक ऊर्जा के उदाहरण हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये एक ध्यान रखेंगे कि लिमिट ऊर्जा के स्रोत हैं जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ भविष्य में समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरे तरफ याद रखेंगे विश्व में जलवायु परिवर्तन, क्योंकि लगातार हम कोयला और पेट्रोल का उपयोग करके हम आपको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं, जिस कारण याद रखेंगे दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और 2040-50 तक याद रखेंगे ये सारे खनिज संसाधन भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लगातार हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखिएगा कि पूर्ण रूप से याद रखेंगे इसको प्रतिबंधित करने के लिए याद रखेंगे लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी पर काम किया जा रहा है, जिसमें अभी भी आप देखेंगे कि पटना में आप देखेंगे कि 2-4 साल के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा, और बिहार के एक गांव में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आपको ई रिक्शा मिलेगा। कौन रिक्शा? और आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया, जापान क्या किया है कि जितना नेशनल हाईवे है वो सारे नेशनल हाईवे पे बड़े बड़े सोलर पैनल लगेंगे, वहां सब जगह चार्जिंग होगा, चार्जिंग पॉइंट होगा। और फिर जितने भी, जैसे आप सुने होंगे कि नितिन गडकरी जी एक रोड बनवा रहे हैं जिसमें याद रखिए सोलर ऊर्जा से रिलेटेड गाड़ी चलेगा। ये ट्रायल चल रहा है, दुनिया में ऐसा बहुत देश कर चुका है और कर रहा है,
और भारत भी आने वाले समय में करेगा, क्योंकि भारत की आबादी ही इतना ज्यादा है कि ध्यान रखेंगे एकाएक नहीं करेगा। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बता दे कि अभी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपके मार्केट में गाड़ी चलता है उसका लगभग 80% गाड़ी आपको बिना कार्बन उत्सर्जन करने वाला गाड़ी चल रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा या ई रिक्शा कहते हैं कि नहीं है। टोटल देखिएगा कि पूरा आपको वही गाड़ी मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रदूषण कमी कर रहा है, जिससे याद रखें ग्रीन हाउस में क्या है, कमी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे काम चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल याद रखेंगे आपका है 70 में प्यारे क्या कहता है, कहता है वायुमंडल का 69 ना। अच्छा कोई बात नहीं, इतना आवेशित होने का कोई जरूरत नहीं है। संघनन कहता है प्यारे, कहता है संघनन प्रक्रिया में कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म धूलकण। कौन? संघनन याद रखिए प्रक्रिया में कौन से मूल कहता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सूक्ष्म याद रखिए धूलकण। संघनन की बात करेंगे तो जैसे ध्यान रखेंगे कि जलवाष्प जब ऊपर जाता है, जलवाष्प जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ठंडा। क्या होगा, ठंडा। और फिर वो याद रखेंगे संघनन होकर क्या बनेगा, वर्षा का बूंद। क्या बनेगा, वर्षा का बूंद। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, कह रहा है कि संघनन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो उसमें याद रखेंगे सूक्ष्म धूलकण, जो याद रखेंगे वर्षा के बूंद बनने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है 70, वायुमंडल का सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत कौन सी है। क्षोभ मंडल। कौन सी? जिसमें सारी मौसम संबंधित क्या होती हैं, घटनाएं। मौसम संबंधित किस मंडल में। और लास्ट सवाल तो ये सबको पता है प्यारे, कि कहता है कि रेडियो तरंगे। कौन तरंगे? तो बताओ भाई कि रेडियो तरंगे कहां से परिवर्तित होती है, आयन मंडल या आयनोस्फेयर। आयन मंडल या, और इसी में याद रखेंगे रॉकेट। क्या? रॉकेट। और रॉकेट के अलावा याद रखेंगे उपग्रह। ये सारे के सारे किस मंडल में है, आयन मंडल में। क्लियर ना। तो आज का सेशन यहीं तक। पीछे से भी जो लोग जाएंगे शांति बनाकर जाएंगे। हाँ तो वैसे निकल जाइए, आगे से ही निकलिए। वो लगा लेंगे।